स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक हिंदी में। इस एपिसोड में मैं सैयद आमिर हुसैन भारत के हर कोर्ट से आने वाली इस हफ्ते की ताजा खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए इन सारी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए। हाँ, मगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानने के लिए जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.livelaw.in पर। इन सारी ही खबरों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की एक जरूरी खबर से। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ राहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को ग्रैप चरण 4 प्रतिबंधों को चरण 2 तक कम करने की अनुमति दे दी। यह फैसला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी द्वारा अदालत को सूचित करने के बाद आया कि 30 नवंबर के बाद से औसत AQI 300 अंक के नीचे बना हुआ है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि AQI 350 से अधिक होता है तो ग्रैप 3 को लागू किया जाना चाहिए और यदि ये 400 पार कर जाता है तो ग्रैप 4 को बहाल किया जाना चाहिए। ASG भाटी ने बताया कि चरण 4 प्रतिबंध दैनिक जीवन के लिए अत्यधिक विघ्नकारी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में स्टेज 1 प्रतिबंध की भी आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरे अपराजिता सिंह ने निरंतर निगरानी के महत्व पर जोर देते हुए ग्रैप 4 में छूट का समर्थन किया। अगली जरूरी खबर में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हस्तक्षेप दायर किया है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा की अधिनियम असंवैधानिक है। ये परिणाम अवश्य तौर पर कठोर होंगे। मुख्य याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 में दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बाद में इसी तरह की कुछ अन्य याचिकाएं भी उस कानून को चुनौती देते हुए दायर की गईं, जो धार्मिक संरचनाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए मांग करता है और बनाए रखने को कहता है, और वैसी ही यथास्थिति जैसे कि वे 15 अगस्त 1947 को थे और उनके रूपांतरण की मांग करने वाली कानूनी कार्यवाही पर रोक भी लगाता है। हस्तक्षेप आवेदन में प्रबंध समिति ने कहा कि वो इस कानून के विचार विमर्श में एक प्रमुख हितधारक था, क्योंकि 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत रोक के बावजूद मस्जिद को हटाने का दावा करते हुए कई मुकदमे दायर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी यानी PAC कर्मियों के सदस्यों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अभय S ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि दोषी नवंबर 2018 से 6 साल से अधिक समय से कारावास की सजा काट रहे हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि दोषियों को जमानत के लिए 1 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि घटना 1987 की थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 में गलत तरीके से उनके बरी होने के फैसले को पलट दिया था। मेरठ में सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर 22 मई 1987 को प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी यानी PAC के सशस्त्र कर्मियों द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हाशिमपुरा से मुस्लिम समुदाय के लगभग 42 से 45 लोगों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। इनमें से लगभग 35 लोगों की बाद में उसी तारीख को देर रात PAC द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उनके शवों को नहर में फेंक दिया गया था। अगली जरूरी खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगार को मेडिकल आधार पर 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सेंगार की चिकित्सीय बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन्हें एम्स में भर्ती होने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड द्वारा सेंगार की मेडिकल जांच का आदेश भी दिया और एम्स को इस पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। याचिका का विरोध पीड़िता के साथ साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने भी किया।
लेकिन अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वो पीड़िता से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं कर सकते और रोजाना संबंधित आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के संपर्क में रहना होगा। पीड़िता के साथ 2017 में सेंगार और उसके साथियों द्वारा बार बार सामूहिक बलात्कार किया गया था जब वो एक नाबालिग थी। एक और बड़े अपडेट में सोमवार को 2 दिसंबर को इस तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सेंथिल बालाजी को कैश फॉर जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद तमिलनाडु में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ उस फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें बालाजी को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि रिहाई के बाद बालाजी को मंत्री नियुक्त किए जाने से गवाहों पर दबाव पड़ेगा। आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ओक ने कहा, हम जमानत देते हैं और अगले ही दिन आप जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। कोई भी इस धारणा से बाध्य होगा कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी स्थिति के कारण गवाहों पर दबाव पड़ेगा। यह आखिर चल क्या रहा है? 29 सितंबर को बालाजी ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में बिजली, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास, निषेध और उत्पाद शुल्क विभागों के प्रभार के साथ मंत्री के रूप में शपथ ली। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब विधायक पार्थो चैटर्जी द्वारा दायर पश्चिम बंगाल कैश फॉर जॉब घोटाले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयान की पीठ ने मामले की सुनवाई की। प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने मामले में आरोपी की भूमिका का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया। जब रोहतगी ने बताया कि वो 2.5 साल तक हिरासत में रहे हैं तो न्यायमूर्ति कांत ने कहा, इसमें क्या हुआ? आपके परिसर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि आरोप यह है कि रिश्वत की रकम चौथी श्रेणी के कर्मचारियों और सहायक प्राथमिक शिक्षकों से ली गई थी और अपराध की आय को डमी कंपनियों और प्रॉक्सी व्यक्तियों को भेज दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को एक डॉक्टर द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे एक मरीज के गलत पैर की सर्जरी करने के लिए चिकित्सीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 2016 में फोर्टिस अस्पताल में ऑर्थोपीडिक सर्जन के रूप में काम करने वाले डॉक्टर राहुल ककरन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उपभोक्ता की शिकायत इस आरोप पर आधारित थी कि सर्जरी मरीज के बाएं पैर पर की गई थी, ना कि उसके घायल दाहिने पैर पर। जून 2024 में NCDRC ने मरीज रवि राय को कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जिसमें से अस्पताल को 90 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया और 2 डॉक्टरों सर्जन सहित को प्रति एक 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को निर्देश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर अब 18 दिसंबर को व्यापक सुनवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयान की पीठ दायर 2 रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मन्नरगुडी बार एसोसिएशन और सेवानिवृत्त BSF कमांडेंट आजाद सिंह कटारिया द्वारा ये याचिकाएं दायर की गई थी। दोनों याचिकाएं BNS और BNSS के विभिन्न धाराओं को चुनौती देती हैं और अपडेट रहने के लिए इस खबर के साथ जुड़े रहें और लाइव लॉ के साथ बने रहें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर संभल हिंसा के दौरान पुलिस अत्याचार की कथित घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की पीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR द्वारा दायर जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हिंसा की घटना की जांच के लिए पहले ही एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। अदालत को यह भी बताया गया कि जनहित याचिका में सभी प्रार्थनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के दायरे में आती हैं। इसे देखते हुए
अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित चरण में अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले ही महीने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसमें सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार 4 दिसंबर को कहा कि भविष्य में किसी अनुसूचित अपराध को अंजाम देने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं है। ऐसा करते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कथित आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप अपराध की आय उत्पन्न होनी चाहिए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, इस प्रकार एकत्र किया गया धन अपराध की आय नहीं है और अपराध की आय केवल तभी हो सकती है जब वे अनुसूचित अपराध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो। न्यायालय ने कहा कि धन एकत्र करके किया गया अपराध अनुसूचित अपराध सहित किसी भी कानून के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन पीएमएलए की धारा 3 को लागू करने के लिए इसे अपराध की आय नहीं कहा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम लौटेंगे अगले हफ्ते कोर्ट्स दिस वीक हिंदी के अगले एपिसोड के साथ। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये खबरें जान के कैसा लगा। सिर्फ 89 रुपए में हमारे चैनल को ज्वाइन कर हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए लाइव लॉ के साथ। धन्यवाद।